को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे खड़ा होकर कोई उसे देख रहा था। रूही बगल में परछाई को देखकर थोड़ा डरते हुए पीछे घूमी। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वो घबरा गई, क्योंकि उसके सामने रंजन खड़ा था और रंजन एकटक रूही को देखे जा रहा था। आज पहली बार रंजन की आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। वो रंजन को देखकर घबराते हुए बोली, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? जैसे ही रूही ने ये कहा तो रंजन जैसे होश में आ गया और वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं ऐसे तुम्हें इसलिए देख रहा हूं क्योंकि तुम मेरे साथ अनजानों जैसा बर्ताव कर रही हो। मेरे इतने बार फोन करने पर भी तुम जानबूझकर मेरा फोन नहीं उठा रही। रूही अनजान बनते हुए बोली, मेरा फोन तो सुबह से ही मेरे पास नहीं है। मैं इतने दिनों बाद बेकरी आई हूँ, मुझे खुद से बात करने की फुर्सत नहीं है। मैं फोन क्या देखूंगी? उसकी बात सुनकर रंजन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, झूठ तुम पर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी बातों से कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो और क्या नहीं। रंजन की बात सुनकर रूही केक उठाकर साइड में रखने लगी। तभी रंजन उसकी तरफ देखकर फिर से बोला, कहीं तुम उस दिन की बात को लेकर परेशान तो नहीं? जब रंजन ने ये बात कही तो रूही ने केक छोड़ दिया और उसकी तरफ देखकर बोली, रंजन तुम खुद समझते हो कि उस दिन के बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही तुमसे बात करने की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बात करूं, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे मन में मुझे या अमर को लेकर क्या चल रहा है। लेकिन अमर वैसा नहीं है। उस दिन मैं उसे बिना बताए चली गई और तभी वो परेशान हो गया, इसलिए शायद वो थोड़ा ओवर बोल गया, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। रूही की बात सुनकर रंजन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, मैं जानता हूँ रूही कि अमर कैसा है, और अगर मुझे उस दिन की बात का थोड़ा सा भी बुरा लगा होता तो मैं आज यहाँ तुम्हारे पास नहीं आता। मेरे लिए दोस्तों की गुस्से भरी बातें मायने नहीं रखती। और रूही शायद तुम्हें ना पता हो, लेकिन मैं रात गई और बात गई लाइन फॉलो करने वाला इंसान हूँ। जब रंजन ने उससे काफी नॉर्मल होकर बात की तो रूही को एक राहत की सांस मिली और वो थोड़ा नॉर्मल हुई। फिर वो रंजन को सामने पड़ी चेयर पर बैठने के लिए इशारा करते हुए बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर बाद रूही अपने हाथों में 2 कॉफी लेकर रंजन के सामने थी। वो रंजन को कॉफी देते हुए बोली, अमर इस वक्त अपने काम को लेकर थोड़ा परेशान है। आई होप कि तुम मेरी बात समझोगे। रूही ने कॉफी पीते हुए इतनी बात कही तो रंजन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। रंजन का ये करना रूही को थोड़ा अजीब लगा और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी रंजन उसकी तरफ देखकर बोला, सॉरी, मैं टिश्यू पेपर उठा रहा था। रूही धीरे से बोली, इट्स ओके। फिर रंजन अपनी कॉफी खत्म करते हुए रूही को एक टिकट देते हुए बोला, मैं तो यहाँ पर तुम्हें ये देने आया था, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था। रूही उस टिकट को उलट पलट कर देखते हुए बोली, लेकिन ये क्या है और मैं इसका क्या करूंगी? रंजन खड़े होते हुए उसे देखकर बोला, ये तुम्हारे सबसे काम की चीज है। तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन पुणे में किचन क्वीन का ऑडिशन हो रहा है, और अगर तुम एक बार सेलेक्ट हो गई तो तुम्हारी बेकरी को एक नया नाम और नई पहचान मिलेगी। तुम एक ब्रांड बन जाओगी। रूही, मुझे पता है कि तुम में वो काबिलियत है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकती हो। कल इसका ऑडिशन है और ये रही एंट्री टिकट। रंजन की बात सुनकर रूही ने कोई जवाब नहीं दिया और वो टिकट को देखते हुए कहीं खो सी गई। कुछ देर बाद रंजन वहां से चला गया, लेकिन रूही उस टिकट को ही देख रही थी। रूही कुछ देर बाद उस टिकट को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगता है कि ऊपर वाला मुझे उन सभी चीजों से नवाज देना चाहता है जो उसने मुझसे छीन ली थी। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी इज्जत, वो सब कुछ मुझे लौटाना चाहता है। शाम को जब रूही वापस आई तो उसने ये सारी बात अमर को बताई। अमर रूही के किचन क्वीन ऑडिशन में जाने से तो खुश था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये सब रंजन ने रूही को बताया था तो उसे थोड़ा बुरा लगा। वो रूही से धीरे से बोला, रूही, तुम बार बार बोलने पर भी मेरी बात नहीं मान रही हो। रंजन ठीक आदमी नहीं है। एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी और कहोगी तुमने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। रूही अमर को देखकर बोली, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब वो सुधर गया हो। अमर मुंह बनाते हुए पानी का ग्लास उठाकर बोला, रूही, मुझे रंजन जैसे घटिया लोगों की परख बहुत अच्छे से है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अच्छे और बुरे का फर्क सीखो, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें बताने के लिए हर जगह नहीं आ सकता।
और इतना बोलकर पानी पीने के बाद अमर अपने रूम में चला गया। अगले दिन रूही का किचन क्वीन का ऑडिशन था। वो सुबह जल्दी उठकर बच्चों के साथ ऑडिशन के लिए निकल गई। बच्चे भी रूही के साथ वहां जाकर बहुत खुश थे। उन्हें नए लोग मिल रहे थे और आरव और अपनी तो इतने क्यूट थे कि ज्यादातर लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ और रूही को उसमें सिलेक्ट कर लिया गया। ऐसे ही करके वहां 3 राउंड हुए और तीनों राउंड में रूही सिलेक्ट हुई। ऑडिशन में अब रूही का सिलेक्शन हो चुका था। अब फर्स्ट राउंड के लिए रूही को दूसरी लोकेशन का इनविटेशन दिया गया और रूही वो इनविटेशन पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी में आज कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया था। वापस आते वक्त रूही और बच्चे मस्ती करते हुए शॉपिंग करके घर वापस आ गए थे। जब वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमर ऑफिस से आकर उन सबका इंतजार कर रहा था। आरव और अवनी अपने हाथ में रूही का इनविटेशन कार्ड लेकर भागते हुए अमर के पास आए और आरव अमर को देखकर खुश होते हुए बोला, पापा देखो, माँ को इनविटेशन कार्ड मिला है। वो किचन क्वीन के ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई है। अमर ये देखकर बहुत खुश हो गया और रूही को सामने से आता हुआ देख मुस्कुरा कर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे मुझे तो पहले से ही पता था कि ऑडिशन तो तुम जरूर क्लियर कर लोगी। रूही अमर को देखकर बोली, लेकिन हम तीनों ने तुम्हें वहां बहुत मिस किया। नेक्स्ट टाइम से तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना होगा। अमर बच्चों और रूही को देखकर मुस्कुराकर बोला, प्रॉमिस रूही, मैं फाइनल राउंड में जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ बातें करने के बाद वो सभी रात का डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। आज अमर और रूही के चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं दिख रही थी और बच्चे भी उसके साथ एंजॉय कर रहे थे। अगली सुबह अमर नया सूट पहनकर तैयार हुआ। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे आज वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था। रूही जो कि किचन में मेड को बच्चों के ब्रेकफास्ट के बारे में बता रही थी, उसने जैसे ही अमर को देखा कि वो जल्दी में कहीं जा रहा था तो वो भागकर किचन से बाहर आई और अमर को देखकर बोली, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। अमर रूही को देखकर बड़े प्यार से बोला, रूही आज मेरी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ पहली मीटिंग है और आज मैं लेट नहीं होना चाहता, इसलिए प्लीज अभी मुझे जाने दो। तुम लंच ऑफिस में भिजवा देना। अमर की बात सुनकर रूही अमर का हाथ पकड़कर बोली, ठीक है ब्रेकफास्ट मत करो, लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं 2 मिनट में आई। इतना बोलकर रूही भगवान के कमरे की तरफ भागते हुए चली गई और 2 ही मिनट बाद रूही अमर के सामने थी और उसके हाथ में वो पूजा की थाली थी जिससे वो रोज सुबह भगवान की आरती करती थी। अमर हैरानी से रूही को देखकर बोला, ये क्या है? रूही उस थाली से कुमकुम उठाकर अमर के माथे पर टीका लगाते हुए बोली, मेरी भाषा में इसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। रूही की बात सुनकर अमर मुस्कुरा दिया और रूही भी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। अमर को अच्छा लग रहा था कि रूही उसके काम से खुश थी और वो हर वक्त उसके साथ खड़ी थी। अमर जाते हुए एकदम से मुड़ा और रूही को देखकर बोला, फाइनली हम बहुत अच्छे दोस्त बन ही गए। अमर की बात सुनकर रूही भी उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा रही थी, जैसे वो भी यही बोलना चाहती थी। थोड़ी देर बाद अमर ऑफिस के लिए निकल गया और रूही अपने काम में लग गई। अमर जब ऑफिस पहुंचा तो सभी लोग आ चुके थे और अमर का ही वेट कर रहे थे। अमर मीटिंग हॉल में जाकर बैठा ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन को साइलेंट करके साइड में रख दिया और बिजनेस की बात करने लगा। तभी उसका मैनेजर आशीष हॉल के अंदर आया और अमर के कान में खुसफुसाते हुए बोला, सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है आपके लिए, प्लीज बात कर लीजिए। इतना बोलकर मैनेजर ने दूसरा फोन अमर को पकड़ा दिया। अमर ने देखा तो फोन चालू था। उसने फोन कान पर लगाया और जैसे ही हेलो बोला तो उधर से एक भारी आवाज अमर के कानों में पड़ी और एक आदमी अमर से बोला, मुझे तो लगा था कि तू बहुत समझदार होगा और फालतू में इन सब चक्करों में नहीं फंसेगा, लेकिन तूने खुद को इस मीटिंग में लाकर मेरी सोच को गलत प्रूफ कर दिया। अमर उसकी बात सुनकर मीटिंग हॉल से बाहर आते हुए बोला, कौन बोल रहे हो तुम? वो आदमी अपनी भारी आवाज में बोला, मैं वही बोल रहा हूँ जिसने कौशिक के सिर में गोली मारी थी और उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दिए थे। उसकी बात सुनते ही अमर सन्न रह गया और चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम?
दम है तो मेरे सामने आकर बात करो। अमर की बात सुनकर वो आदमी गुस्से से बोला, सामने भी आऊंगा और बात भी करूंगा, लेकिन अभी तू मेरी बात सुन। अगर मेरी इस धमकी के बाद भी तूने ये बिजनेस शुरू रखा और मेरी बात को हल्के में लिया, तो जो कौशिक के साथ हुआ वो मैं पहले तेरी पूरी फैमिली के साथ करूंगा और फिर तुम्हारी भी खोपड़ी उड़ा दूंगा। इतना बोलकर उस आदमी ने फोन काट दिया, लेकिन अमर अभी भी हेलो हेलो ही कर रहा था। वो गुस्से से मैनेजर की तरफ देखते हुए बोला, किसका कॉल था ये, पता लगाओ। मुझे किसी भी हालत में शाम तक इस नंबर के बारे में जानकारी चाहिए। अमर का मैनेजर आशीष अमर की बात समझ गया और फोन लेकर वहां से चला गया, लेकिन अमर अभी भी उस मीटिंग हॉल के बाहर खड़ा था। वो अपने मन में बोला, पहली बात तो मैं कौशिक का बिजनेस आगे नहीं बढ़ा रहा। दूसरी बात, मैंने जो काम शुरू किया है अब मैं उससे पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं भी देखता हूँ कि कौन है और वो किस हद तक जा सकता है। इतना बोलकर अमर फिर से मीटिंग हॉल में आ गया और उसने अपनी मीटिंग कंप्लीट की। अमर ने कौशिक के सारे गलत कामों को छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन कौशिक से जुड़े हुए लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि अमर कौशिक की ही तरह टेक्सटाइल के बिजनेस की आड़ में डायमंड का बिजनेस कर रहा था। इसीलिए अमर अब उनकी रडार में आ चुका था। शाम को अमर अपने ऑफिस में अकेले बैठे कुछ सोच रहा था, तभी उसका मैनेजर आशीष उसके पास आया और उसे देखकर बोला, सर उस नंबर के बारे में कुछ पता चला है। अमर आशीष की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, क्या पता चला है, कौन है वो? आशीष अमर की तरफ देखकर बोला, सर वो कोई सिरफिरे इंसान का नंबर था और वो आदमी कई दिनों से जेल में है। अमर आशीष की बात सुनकर बोला, नहीं, ये एक ट्रैप है हमें फंसाने के लिए। वो आदमी जो जेल में है उसने मुझसे बात नहीं की है। ये कोई और ही है जो उसकी आड़ में ये सब कर रहा है और इसका पता जल्द से जल्द लगना चाहिए, वरना वो जरूर कुछ कर देगा। इतना बोलकर अमर चुप हो गया और मैनेजर वहां से बाहर जाने लगा। तभी अमर फिर से एक बार उसे रोकते हुए बोला, आशीष मुझे ब्लैक टाइगर के साथ एक मीटिंग करनी है। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे अरेंज करोगे और वो मानेगा या नहीं, लेकिन मुझे हर हालत में उससे बात करनी है। क्यों बात करना चाहता था अमर ब्लैक टाइगर से, और क्या था रंजन का असली चेहरा जो रूही के सामने आना बाकी था, ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझ। अमर की बात सुनकर आशीष ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला दिया और फिर वहां से चला गया। आशीष ने केबिन से बाहर जाने के बाद फोन पर कुछ लोगों से बात की और फिर अमर के पास आते हुए बोला, सर आपका काम हो गया है। थोड़ी देर बाद अमर ब्लैक टाइगर के सामने कुर्सी पर बैठा था। अमर ब्लैक टाइगर को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं लगा था कि मेरे एक बार कहने पर तुम मुझसे मिलने के लिए मान जाओगे। ब्लैक टाइगर को न जाने क्यों अमर पर बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपना पेट पकड़कर हंसते हुए कहा, यार अमर तुम सच में बहुत फनी हो। ब्लैक टाइगर के ऐसे हंसने पर आशीष और अमर एक दूसरे का चेहरा हैरानी से देखने लगे। अमर ने अपने मन में कहा, मैंने इसके बारे में सुना था कि ये बहुत अजीब है और आज देख भी लिया। फिर अमर ने ब्लैक टाइगर को हैरानी से देखते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? ब्लैक टाइगर अचानक ही शांत और सीरियस हो गया। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो थोड़ी देर पहले ऐसे पागलों की तरह हंस रहा था। फिर ब्लैक टाइगर सामने की टेबल पर थोड़ा झुकते हुए बोला, मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ जितना कि लोगों ने मुझे बना रखा है। अगर कोई मुझसे प्यार से बात करेगा तो मैं क्यों नहीं सुनूंगा। पर मुझे ये बताओ कि आखिर आज तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया जो तुमने ये मीटिंग फिक्स कर दी? अमर ने अपना चेहरा थोड़ा सीरियस बनाते हुए ब्लैक टाइगर से कहा, मैं यहाँ तुमसे एक डील करने आया हूँ जिसमें तुम्हारा भी मुनाफा होगा और मेरा भी। ये सुनकर अपनी भौहें चढ़ाकर ब्लैक टाइगर अमर को सवालिया नजरों से देखने लगा। अमर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा भाई जेल में बंद है और तुम उससे मिलना चाहते हो। मैं तुम्हारा ये काम कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। ब्लैक टाइगर ने कहा, और वो क्या काम होगा? अमर ने अपना चेहरा थोड़ा सीरियस बनाते हुए ब्लैक टाइगर से कहा, मुझे जानना है कि मिस्टर कौशिक के साथ क्या हुआ था, उन्हें किसने मारा था। ब्लैक टाइगर ने एक लंबी सांस लेते हुए अमर से कहा, मुझे मिस्टर कौशिक की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो, जो तुम मुझसे पूछने आए हो उसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, पर हाँ, मुझे तुमसे जुड़ी कुछ चीजों के बारे में जरूर पता है।
मुझे मालूम है तुम्हारी पिछली नौकरी कैसे गई थी और ये सब किसने किया था। अमर फटी हुई आंखों से ब्लैक टाइगर को देखने लगा। ब्लैक टाइगर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी नौकरी जाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि समर्थ और नंदिता का हाथ था। ये इन दोनों की मिली भगत थी और यही नहीं, इन सब में उन दोनों का साथ तुम्हारे ऑफिस के दोस्त ने दिया था। इन तीनों ने जानबूझकर ऐसा जाल बुना जिससे कि तुम फंस जाओ और तुम्हारी नौकरी चली जाए, और देखो वैसा ही हुआ। ब्लैक टाइगर ने अमर को सारी बातें बताई कि कैसे समर्थ, नंदिता और अमर के ही ऑफिस के एक दोस्त ने मिलकर पैसों की हेरा फेरी की थी। अमर ने जैसे ही ये सब सुना उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अमर का मन कर रहा था कि वो नंदिता और समर्थ को अभी इस वक्त जान से मार देता। तभी अपने गुस्से पर काबू करते हुए अमर ने ब्लैक टाइगर से कहा, क्या तुम्हें इस बात का पक्का यकीन है? ब्लैक टाइगर ने अमर से कहा, मुझे जो पता था मैंने वो तुम्हें बता दिया, बाकी मानना है या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। अमर ने एक लंबी सांस लेते हुए ब्लैक टाइगर से कहा, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे ये सब बताया। ठीक है, तो मैं भी अपने वादे का पक्का हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से जरूर मिलवाऊंगा। ये कहकर अमर ने आशीष को इशारा किया और आशीष ब्लैक टाइगर को लेकर उसके भाई से मिलवाने चला गया। अमर गुस्से से लाल होकर घर वापस आया। जब वो घर के अंदर आया तो उसने देखा कि रूही हॉल में बैठी कुछ काम कर रही थी। अमर ने अपने मन में सोचा, मैं अगर अभी रूही को समर्थ और नंदिता के बारे में बताऊंगा तो रूही परेशान हो जाएगी, ये मामला मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। ये सोचकर अमर दबे पांव से अपने रूम की ओर जाने लगा। तभी रूही की नजर अमर पर गई। रूही को अमर का ऐसे चुपके चुपके जाना थोड़ा अजीब लग रहा था। रूही ने अमर से कहा, अमर आप कब आए और आप ऐसे ही अपने घर में चोरों की तरह क्यों घूम रहे हैं? अमर के कदम वहीं रुक गए। अमर ने रूही को देखते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस फ्रेश होने जा रहा हूँ। जब रूही ने अमर का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने अमर से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अमर ने अब तक सोचा था कि वो रूही से ये बात छिपाएगा, पर अब रूही जब सामने से पूछ रही थी तो अमर ने रूही से कुछ भी छिपाना सही नहीं समझा। अमर ने रूही को पास रखे सोफे पर बिठाया और कहा, रूही मुझे आज एक बहुत बड़ी बात पता चली है। रूही ने अमर को परेशान देखते हुए कहा, अमर क्या बात है, ऐसे पहेलियां मत बनाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, जो भी बात है सच सच बताइए। अमर ने रूही को देखते हुए कहा, आज मुझे सच्चाई पता चली है कि मेरी नौकरी और मुझे फंसाने के पीछे समर्थ और तुम्हारी मां नंदिता का हाथ था। ये बात सुनकर रूही को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। रूही जो अब तक परेशान थी, अब अचानक से वो एकदम नॉर्मल हो गई। अमर ने जब रूही को नॉर्मल देखा तो उसने हैरानी से रूही से पूछा, क्या तुम्हें ये जानकर हैरानी नहीं हुई? रूही ने अमर से कहा, मुझे कहीं इस बात का शक जरूर था पर मुझे सच नहीं पता था, पर आज जब ये पता चला तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि समर्थ और नंदिता ही हैं जो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। अमर ने गुस्से से कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी भी बर्दाश्त की सीमा बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मैं भी इन लोगों को बता दूंगा कि मैं अब पहले जैसा सीधा साधा अमर नहीं रहा। अगर कोई मुझसे या मेरे परिवार से उलझेगा तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अगले दिन सुबह अवनी और आरव स्कूल जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता करने के लिए हॉल में इकट्ठा हो गए। तभी अवनी की नजर पास के टेबल पर पड़े न्यूज़पेपर पर गई। अवनी ने देखा कि न्यूज़पेपर पर अमर की तस्वीर छपी थी। अवनी ने खुश होते हुए कहा, वाओ मम्मा देखो ना, पापा कितने हैंडसम लग रहे हैं इस फोटो में। किचन से आते हुए रूही ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ देख ली पापा की फोटो मेरी लाडो? तभी अवनी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ न्यूज़पेपर रूही के आगे कर दिया। रूही ने खुशी से अवनी के हाथ से वो पेपर ले लिया। रूही ने मन में सोचा, हो सकता है अमर के नए बिजनेस की न्यूज आई हो। रूही ने जैसे ही न्यूज़पेपर देखा तो उसमें अमर की तस्वीर किसी अनजान आदमी के साथ छपी हुई थी, और जब रूही ने उसके ऊपर लिखी हेडलाइन पढ़ी उसके तो होश ही उड़ गए। रूही के चेहरे की सारी हंसी कहीं गायब हो गई थी। तभी अमर वहां पर आया। जब उसने रूही को परेशान देखा तो अमर ने रूही से पूछा, रूही तुम ठीक तो हो, क्या बात है?
तभी अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मम्मा आपकी तस्वीर देखकर खुश हो गई है। आप इतने हैंडसम जो लग रहे हो इसमें। अमर को समझ नहीं आया कि अवनी क्या कहना चाह रही थी। अमर ने रूही के हाथ से वो न्यूज़पेपर को ले लिया। अमर ने देखा कि अमर और ब्लैक टाइगर की फोटो एक साथ छपी थी। उसकी हेडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ था कि अमर और मोस्ट वांटेड स्मगलर ब्लैक टाइगर एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। अमर ने जब ये पढ़ा तो वो न्यूज़पेपर किनारे रखकर रूही से कहा, तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर अमर नाश्ता करने के लिए चेयर पर बैठ गया। रूही ने अमर को देखते हुए कहा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। कभी कुछ हो रहा है। क्या हमारा जीवन शांति से नहीं बीत पाएगा? अमर ने कहा, मैंने कहा ना कि तुम परेशान ना हो, मैं देख लूंगा। और बैठो, नाश्ता करो। रूही ने आगे कुछ कहना सही नहीं समझा। वो चारों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी अवनी ने नाश्ता करते हुए कहा, मम्मा, जो मेरे फ्रेंड मेरा हमेशा से मजाक उड़ाते थे कि हमारा घर छोटा सा था, क्या मैं उन्हें अपने घर पर खेलने के लिए बुला सकती हूँ, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि अब हमारा घर छोटा नहीं रहा? तभी आरव ने भी रूही से कहा, मम्मा, क्या मैं भी अपने फ्रेंड्स को बुला सकता हूँ? रूही अब भी परेशान और शांत थी। अमर ने बच्चों को देखते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल बुला सकते हो बच्चों, है ना रूही? तभी रूही जैसे होश में आई। उसने अमर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम लोग बुला लो। कब बुलाना है मुझे बता देना, मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए स्नैक्स और बाकी चीजें तैयार कर दूंगी। ये सुनते ही आरव और अवनी खुश हो गए। उन्होंने खुशी से अमर और रूही को देखते हुए कहा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, यू बोथ आर बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद अमर और रूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर अमर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार हुआ। वो अपना कुछ सामान लेने के लिए कमरे के अंदर चला गया। तभी डोरबेल बजी। रूही ने जब जाकर दरवाजा खोला तो कुछ लोग बिना कुछ कहे घर के अंदर घुसने लगे। रूही घबरा गई और उसने कहा, अरे अरे, आप लोग कौन है और ऐसे घर के अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हैं? उन आदमियों ने रूही से कहा, मैडम, हम अमर से पूछताछ करने आए, कहाँ है वो? तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, आपके हस्बैंड और ब्लैक टाइगर का क्या कनेक्शन है? क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? तभी किसी और आदमी ने कहा, क्या ये जो घर और बिजनेस अचानक से आपको मिल गया, उसके पीछे ब्लैक टाइगर का सपोर्ट है? रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहती। तभी रूही की नजर आरव और अवनी पर गई, जो इतने सारे लोगों को देखकर डर के कोने में खड़े हो गए थे। रूही भागकर आरव और अवनी के पास गई। रूही को जाता देखकर एक आदमी रूही के पीछे पीछे चला गया और उसने रूही से पूछा, आप इस तरह से हमारे सवालों से भाग नहीं सकती हैं। बाहर का शोर सुनकर अमर जब अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि जो लोग अमर के पुराने ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय थे, वो उसके घर में रूही और बच्चों को परेशान कर रहे थे। अमर ने देखा कि उनमें से एक आदमी अमर का वो दोस्त भी था जिसने समर्थ और नंदिता के साथ मिलकर अमर को फंसाया था। जब उन लोगों को अमर ने देखा तो वो सभी भागकर अमर के पास आ गए और उनमें से एक ने कहा, मिस्टर अमर, जब आप फ्रॉड के केस में फंसे थे तो आपने हमेशा से कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई गलत काम नहीं करते थे, लेकिन जो न्यूज़पेपर में खबर छपी है उसे देखकर आप क्या कहेंगे? तभी किसी आदमी ने कहा, अरे ये क्या कहेंगे, ये लोग फ्रॉड हैं, ये हमेशा से ऐसा ही करते हैं, पहले पैसों की फेर बदल करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। अब आप ही लोग बताओ कि अगर ये लोग गलत नहीं होते तो क्या इतने बड़े स्मगलर के साथ अमर की फोटो छपी होती? ये सुनकर रूही दोनों बच्चों को अपने साथ वहां से लेकर जाने लगी और तभी किसी ने कहा, ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, आपको हमारी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। तभी अमर उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया और अमर ने कहा, आप लोग कौन होते हैं मुझ पर इल्जाम लगाने वाले? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के मेरे घर में इस तरह से घुसने की? एक तो आप मेरे घर में घुस गए, ऊपर से आकर मेरी बीवी बच्चों के सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे बच्चे किस तरह से डर गए हैं? तभी अमर के पुराने ऑफिस के जो लोग थे उन्हें बहुत शौक लगा। जो अमर हमेशा से सीधा साधा शांत रहता था, आज वो कैसे इस तरह से उल्टा जवाब दे रहा था। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती आप करें और हम पर ही चिल्ला रहे हो। तभी अमर गुस्से से आगे बढ़ा। अमर का ये रूप देखकर वहां खड़े सभी लोग एकदम से शांत हो गए और 2 कदम पीछे हट गए। अमर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा,
गलत कौन है, सही कौन है, इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? मेरा ब्लैक टाइगर के साथ कोई संबंध है या नहीं? मैं किसी गलत काम में फंसा हूं या नहीं? मेरी सच्चाई क्या है, मेरा झूठ क्या है? मुझे इस बारे में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तब मेरे पास आना। अमर खा जाने वाली नजरों से सबको देख रहा था। अब क्या होने वाला है आगे? अमर किस तरह से अपनी सच्चाई को साबित करेगा? क्या वो समर्थ और नंदिता के खिलाफ कुछ करने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए। जैसे ही अमर ने उन आदमियों को डांटा तो उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा कुछ भी कहते। जब अमर ने देखा कि वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे तो अमर ने कहा, अब आप लोग यहाँ से जाएंगे या फिर मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? ये सुनते ही वो सभी लोग वहां से 9-2-11 हो गए। जब रूही ने अमर को ऐसे बदले हुए देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही अमर था जो कभी शांत रहा करता था। रूही को अमर का बर्ताव बहुत ही अजीब लग रहा था। रूही अमर को देखकर कुछ सोच में पड़ गई। अमर ने रूही से कहा, रूही, बच्चों का बैग मुझे दे दो, मैं उन्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। अमर ने देखा कि रूही किसी सोच में डूबी थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी अमर ने रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रूही क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं कुछ कह रहा हूँ। रूही ने अपनी सोच से बाहर आते हुए अमर से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, अभी आई। ये बोलकर रूही वहां से निकल गई। अमर भी बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने चला गया। वीर पैदल हॉस्टल से कॉलेज की ओर जा रहा था। तभी उसे लगा जैसे उसकी टांगों को किसी ने पकड़ लिया था। वीर ने जब नीचे अपनी टांगों की ओर देखा तब एक छोटा सा बच्चा उसकी टांगों को पकड़कर लटका हुआ था। वीर मुस्कुराते हुए उस बच्चे के सामने अपने घुटने पर बैठ गया और उससे पूछा, क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? और आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? उस बच्चे ने मुस्कुराकर वीर से पूछा, आप ही वीर हैं? वीर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर उस लड़के ने अपने हाथ से चिट्ठी निकालते हुए वीर को थमा दी। भैया ये चिट्ठी ना मुझे आपको देनी थी, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लीज आप इसे पढ़ लेना। वीर ने उस बच्चे के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ये चिट्ठी आपने लिखी है मेरे लिए? तो उस बच्चे ने वीर से कहा, नहीं मैंने नहीं लिखी, पर मुझे किसी ने दी थी। इससे पहले कि वीर उस बच्चे से कुछ पूछ पाता कि उसे ये किसने दी, वो बच्चा तुरंत वहां से भाग गया। वीर हैरानी से सोचने लगा, आखिर किसने उसे ये चिट्ठी भेजी होगी? हो सकता है ये किसी का प्रैंक हो। वीर ने वो चिट्ठी अपनी जेब में रख ली और कॉलेज की ओर निकल गया। कॉलेज से क्लासेस लेने के बाद वीर अपने हॉस्टल की ओर वापस लौट रहा था कि तभी वीर का फोन बजा। जब उसने अपना फोन चेक किया तो उसमें कनिका का मैसेज आया हुआ था। कनिका ने वीर को एक रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजकर वहां बुलाया था। वीर ने तुरंत रेस्टोरेंट की लोकेशन सर्च की जो कि उसके हॉस्टल के पास ही थी और वो रेस्टोरेंट की ओर निकल गया। वीर रेस्टोरेंट पहुंचा तो कनिका वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वीर ने कनिका से कहा, क्या हुआ? आपने मुझे अचानक यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? कनिका ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं है, मैं बस तुमसे थोड़ी देर बात करना चाह रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं जानना चाह रही थी तुम ठीक हो या नहीं। ये सुनकर वीर बहुत खुश हुआ। वीर और कनिका रेस्टोरेंट में बैठकर लंच करने लगे। तभी अचानक से वीर के ऊपर पानी गिर पड़ा। वीर अपनी जेब से रुमाल निकालकर पानी पोंछने लगा। तभी उसकी जेब से वो चिट्ठी भी नीचे गिर गई। कनिका ने जैसे ही वो चिट्ठी देखी तो उसने चिट्ठी उठाते हुए वीर से पूछा, ये चिट्ठी? ये शायद तुम्हारे काम की होगी, इसे रख लो। वीर ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कनिका से कहा, अरे इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। वो दरअसल इसे आज मुझे एक बच्चे ने दिया था और उसने कहा था कि ये चिट्ठी मेरे लिए थी। ये सुनकर कनिका को कुछ अजीब लगा। कनिका ने वीर से पूछा, तुमने ये पढ़ा कि इसमें लिखा क्या है? वीर ने ना में सिर हिला दिया तो कनिका ने आगे कहा, हो सकता है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो। वीर को कनिका की बात सही लगी। वीर ने जब वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ से वो चिट्ठी जमीन पर गिर गई। कनिका ने वीर से पूछा, क्या हुआ? क्या बात है? सब ठीक तो है? वीर अभी भी एकदम शांत था। कनिका ने वो चिट्ठी उठाकर पढ़ी तो उसमें एक नंबर दिया हुआ था और उसमें साफ लिखा था कि अगर तुम्हें अपने पापा के बारे में जानना है
तो मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट करो। मुझे पता है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। कनिका ने वीर से कहा, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हें पता चल रहा है। रुको, मैं ही इस नंबर पर फोन करती हूँ, अभी हमें सब पता चल जाएगा। तभी कनिका से वीर ने उस चिट्ठी को छीनते हुए कहा, नहीं, अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे पहले रूही दीदी से बात करनी होगी, उसके बाद ही हम आगे कोई फैसला लेंगे। ये सुनते ही कनिका का मुंह बन गया। कनिका ने वीर से कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रूही अपनी लाइफ में बिजी है, उसे क्यों परेशान करना। वीर ने कनिका की ओर देखकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है। मैं ये बात दीदी से छुपा नहीं सकता। ये बात हमारे पापा के बारे में है। रूही दीदी भी कब से परेशान है और पापा को खोजना चाहती है। हमें ये पता है कि हमारे पापा के बारे में पता लगाना हमारे लिए कितना जरूरी है। ये बोलकर वीर ने अपना फोन निकाला और रूही को फोन करने लगा। कनिका ने सोचा कि अगर वीर ने रूही से बात कर ली तो उसका अब तक का बना बनाया प्लान और उसकी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कनिका ने ये सोचते हुए वीर के हाथ से उसका फोन छीन लिया। कनिका की इस हरकत से वीर को बहुत अजीब लगा। वीर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कनिका दीदी, ये क्या कर रही हैं आप। वीर को कहीं ना कहीं कनिका के ऊपर शक होने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। वीर ने मन में सोचा, अभी तक तो कनिका दीदी मुझे रूही दीदी से अलग रहने के लिए कहती थी, पर अब मुझे मेरे ही पापा के बारे में बताने से मना कर रही है। आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। वीर कनिका को शक भरी निगाहों से देखने लगा। कनिका को वीर की नजर देखकर समझ आ गया कि वीर को उसके ऊपर शक हो रहा था। कनिका ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, देखो वीर, रूही पहले ही अपनी जिंदगी में बिजी है। मैं नहीं चाहती कि तुम रूही को फोन करो और वो कुछ कहकर तुम्हारा दिल दुखाए। अभी हमें बस एक न्यूज पता चली है, पर हमें ये नहीं पता कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। क्या पता ये न्यूज सही भी है या नहीं। जब कनिका ने देखा कि उसकी कही हुई बातें वीर पर असर डालने लगी, तो फिर उसने कुछ देर रुककर आगे कहा, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि रूही को तुमसे या तुम्हारे पापा से किसी भी तरीके से कोई मतलब है। उसे कहाँ फर्क पड़ता है कि तुम कैसे हो या तुम्हारे पापा कैसे हैं। उसकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। वो तुम्हें पूरी तरीके से भूल गई है। उसे अब अपनी पिछली जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है, तो तुम क्यों उसे अपनी जिंदगी से जोड़े रखना चाहते हो। वीर को कहीं ना कहीं कनिका की बातें सही लगी। फिर कुछ सोचते हुए वीर ने कनिका से कहा, शायद आप सही कह रही हो। जब कनिका ने वीर के मुंह से ऐसा सुना तो उसकी जान में जान आई। रूही को अपने ऊपर बहुत गर्व था। कनिका ने अपने मन में कहा, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना आसान होगा। मुझे तो इस वीर के ऊपर हंसी आ रही है। ये कितना बेवकूफ है, ये मेरी बातों में तुरंत ही आ जाता है। वीर ने अपने फोन से उस आदमी को फोन लगाया, पर उस आदमी ने फोन न उठाकर उसे एक एड्रेस भेजा। वीर और कनिका उस बताए हुए एड्रेस की ओर निकल गए। अमर अपने ऑफिस में बैठा कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। तभी आशीष ने उसके पास आते हुए कहा, सर, हमें मिस्टर यशवर्धन के बारे में कुछ जानकारी मिली है। अमर ने जैसे ही यशवर्धन का नाम सुना तो कीबोर्ड पर चल रही उसकी उंगलियां रुक गईं। अमर ने आशीष की ओर देखकर कहा, यशवर्धन यानी कि रूही के पापा। आशीष ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अमर से कहा, सर, हमें पता चला है कि किसी आदमी ने वीर से कांटेक्ट किया था और उसे उसके पापा के बारे में जानकारी दी है और यहाँ तक कि उसे उनका पता भी बताया है। जैसे ही अमर ने ये सुना, अमर ने अपने आप से कहा, अगर रूही को पता चला कि उसके पापा कहाँ हैं, तो रूही बहुत खुश हो जाएगी। मुझे ये बात तुरंत ही रूही को बतानी होगी। अमर ने जल्दी से अपना सारा काम खत्म किया और आशीष से कहा, आज मैं जल्दी घर जा रहा हूँ, जो भी काम है तुम संभाल लेना, और हाँ, वीर पर नजर रखो और मुझे अपडेट देते रहना। आशीष ने हाँ में सिर हिला दिया। अमर ऑफिस से हवा की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए रूही की बेकरी पहुंच गया। अमर जल्दी से शॉप का गेट खोलकर अंदर गया। तभी उसकी नजर सामने काम कर रही रूही पर गई, जो केक का मिक्स बना रही थी। रूही के कुछ बाल बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे। अमर तो जैसे सब कुछ भूल ही गया। वो एक टक बस रूही को ही देख रहा था। जब रूही बालों को अपने चेहरे से हटा रही थी, तभी उसके हाथ से केक मिक्स उसके गाल और नाक पर लग गया। अमर ने जब रूही को ऐसे देखा तो उसकी हंसी निकल गई। अमर की हंसी से रूही की नजर सामने खड़े अमर पर गई। रूही ने अमर को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या बात है, आज तुम इस टाइम बेकरी में आए हो, कोई काम था क्या?
अमर ने कुछ नहीं कहा, पर वो हंसते हुए रूही के पास आया। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि अमर अचानक से उसकी बेकरी में क्यों आया था और उसे देखकर हंस भी रहा था। रूही ने अपना माथा सिकोड़कर अमर से पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? अमर ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, मुझे तो आज ही पता चला कि तुम कितनी बड़ी बेकर हो। लोग केक पर आइसिंग करते हैं, पर तुमने तो अपने मुंह पर आइसिंग की हुई है। रूही को अमर की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो हैरानी से अमर को देख रही थी। अमर लगातार रूही की ओर आगे बढ़ रहा था। अमर जैसे जैसे अपने कदम रूही की ओर बढ़ा रहा था, रूही अपने कदम पीछे ले रही थी। तभी रूही पीछे दीवार से टकरा गई। अमर ने आगे बढ़कर अपने एक हाथ से रूही के गालों पर लगी हुई आइसिंग को हटाकर चखते हुए कहा, वेरी टेस्टी। रूही अमर को फटी आंखों से देख रही थी। अमर अब रूही के बेहद करीब आ गया था, इतना कि उन दोनों के बीच कोई भी जगह नहीं बची थी। रूही के गाल लाल हो चुके थे, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे के दिल की धड़कनें भी सुन पा रहे थे। दोपहर का टाइम होने की वजह से बेकरी में कोई भी कस्टमर नहीं था। बेकरी में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। इस सन्नाटे में रूही और अमर एक दूसरे की तेज सांसों को सुन सकते थे। दोनों की आंखें बंद हो चुकी थी। अमर अपने होठ रूही के होठ के करीब लाने ही वाला था कि उसका फोन बजा, जिससे रूही और अमर दोनों ही हड़बड़ा गए और एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। अमर ने अपना फोन उठाया तो फोन आशीष का था। आशीष ने अमर से कहा, सर, मैंने आपको लोकेशन भेज दी है जहां पर मिस्टर यशवर्धन के होने की जानकारी हमें मिली थी। अमर ने फोन काट दिया और उसके बाद वो रूही के पास आकर बोला, मुझे तुम्हारे पापा मिस्टर यशवर्धन के बारे में जानकारी मिली है और हमें लोकेशन भी पता चली है कि वो इस समय कहाँ है। जैसे ही रूही ने ये सुना, वो खुशी से उछल पड़ी और उसने अमर को गले लगा लिया। फिर अमर ने रूही से कहा, चलिए, नहीं तो हमें चलने में देर हो जाएगी। अमर और रूही तुरंत ही आशीष की दी गई लोकेशन की ओर निकल पड़े। वो लोकेशन शहर से काफी दूर थी। लगभग 1 घंटे के बाद जब अमर और रूही वहां पर पहुंचे, तब उन्होंने किसी और की गाड़ी को भी वहां पर रुकते हुए देखा। रूही और अमर अभी अपनी गाड़ी में थे, तभी उन्होंने देखा कि सामने वाली गाड़ी से वीर और कनिका एक साथ उतर रहे थे। रूही ये देखकर हैरान थी। उसने अमर से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अगर वीर यहाँ है तो मतलब उसे भी पापा के बारे में पता है, पर उसने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा। रूही गुस्से से कार से निकली और वीर की ओर तेजी से चलकर गई। वीर ने जब रूही को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने रूही को हैरानी से देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही ने गुस्से से वीर पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने अब तक तुम्हारी हर बदतमीजी को छोटा समझकर माफ किया, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे पापा की खबर भी मुझसे छुपाओगे। मैंने तुम्हें बोला था कि पापा से जुड़ी हुई कोई भी बात सिर्फ हम दोनों के बीच होगी, लेकिन तुमने इस कनिका को बता दिया और उसे अपने साथ भी ले आए। फिर कुछ सोचते हुए रूही ने वीर से कहा, अगर तुम्हें यही करना है और मैं तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती, तो आज के बाद मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। क्या सच में रूही वीर से सारे रिश्ते खत्म कर देगी? क्या सच में वहां यशवर्धन था? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब रूही ने वीर को कनिका के साथ उस जगह पर देखा तो उसे तेज गुस्सा आने लगा। रूही को यह सोचकर जितना दुख हो रहा था उतना ही बुरा भी लग रहा था कि वीर ने उनके पापा से जुड़ी हुई बात को रूही को ना बताकर कनिका को बताया था। इसलिए रूही ने उससे कह दिया, अगर तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं रखना तो ठीक है, मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। जैसे ही रूही ने वीर से ये कहा, वीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि रूही ने ये अचानक से क्या कह दिया था। वीर कुछ देर शांत होकर रूही को देखने लगा। वीर रूही से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन तभी कनिका ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और उसे आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। रूही ने इतनी बड़ी बात वीर को बोल तो दी थी, पर उसके मन में कहीं ना कहीं ये जरूर चल रहा था कि वीर रूही को ऐसा करने नहीं देगा। रूही ने अपने मन में कहा, मुझे पता है कि तेरी आंखों पर कनिका ने पट्टी डाल रखी है, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं जानती हूँ कि तू चाहे कितना भी मुझसे नाराज हो जा, पर जब हमारे रिश्ते पर बात आएगी तो तू अपनी दीदी के पास जरूर वापस आ जाएगा। रूही ये सब सोच ही रही थी
पर वीर अभी भी शांत था। जब रूही ने वीर को शांत देखा तो कहीं ना कहीं उसका विश्वास अब डगमगाने लगा था। रूही ने दुखी मन से वीर से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मतलब तुम्हें यही सही लगता है, तो फिर ठीक है। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए मर चुकी है। रूही ने इतना कहा ही था कि तभी अमर रूही के पास आया और उसने रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रूही, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तुम एक बार फिर से सोच लो। रूही ने कुछ भी नहीं कहा और वो आंखों में आंसू लेकर उस जगह पर चली गई जहां पर उसके पापा के होने की जानकारी मिली थी। जैसे ही रूही अंदर गई तो उसने देखा कि वो कोई बहुत ही वीरान और कई सालों से बंद पड़ी फैक्ट्री थी। जब रूही ने आसपास देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। तब तक अमर, वीर और कनिका भी अंदर आ गए थे। उन्होंने भी इधर उधर देखा पर उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। अमर ने रूही से कहा, मुझे लगता है कि किसी ने हमारे साथ प्रैंक किया है। रूही को बहुत दुख हो रहा था। उसे अपने पापा से झूठी खबर मिली और आज वीर से भी उसका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था। रूही रुंधे हुए गले से जोर जोर से यशवर्धन को पुकार कर चारों ओर बस यशवर्धन को ही खोज रही थी, पर उस वीरान पड़ी फैक्ट्री में यशवर्धन का कोई अता पता नहीं था। रूही की आवाज और बस कुछ कबूतरों के उड़ने की आवाज के सिवा वहां कुछ भी नहीं था। अमर रूही के पास आते हुए बोला, रूही, मुझे लगता है कि हमें अब यहां से चलना चाहिए। रूही ने हाँ में सिर हिलाया और एक नजर वीर को देखने के बाद वो दोनों वहां से निकल गए। अमर और रूही के जाने के बाद कनिका ने वीर से कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि रूही तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। उसे तुमसे रिश्ता तोड़ने का कोई ना कोई बहाना चाहिए था और आज उसे वो मौका मिल गया जिससे वो तुमसे हर रिश्ता तोड़ सके, और उसने आज वैसा ही किया। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। उसकी खुद की बहन रूही ने आज उससे रिश्ता तोड़ने की बात कर दी थी। वीर को कनिका की बात सही लग रही थी। वीर ने बुझे हुए मन से कनिका से कहा, अगर रूही दीदी को मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है तो मुझे भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वीर की ये बात सुनकर कनिका को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी, पर उसने दिखावे का दुख अपने चेहरे पर लाकर वीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं वीर, तुम परेशान ना हो। रूही ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है तो क्या हुआ, तुम्हारी ये बहन तो तुम्हारे पास है ना। ये बोलकर वीर और कनिका भी उस जगह से निकल गए। रूही अमर के साथ घर पहुंच गई थी। वो सारे रास्ते बस चुप थी और घर आने के बाद भी वो सीधा अपने कमरे में चली गई और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अमर उसके पीछे जाना चाह रहा था, पर उसे लगा कि अभी इस वक्त रूही को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना ही ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह रूही जल्दी उठ गई और उसने जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटाना शुरू कर दिया। क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी तो रूही ने सोचा कि आज बच्चों को आराम करने देगी और फिर वो नाश्ता बनाने में लग गई। अमर को पता था कि रूही कल की बातों से अपसेट थी, इसलिए उसने सोचा कि आज रूही को सरप्राइज दिया जाए। अमर ने बच्चों को चुपके से उठाया, नहलाया, धुलाया और उन्हें तैयार करने में लग गया। अमर ने बच्चों को तैयार होते हुए उनसे कहा, आप दोनों मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो और आपको पता है ना कि आज मम्मा के कुकिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड है। तो अगर हम आपकी मम्मा के साथ उनके कंपटीशन में जाएंगे तो ये आपकी मम्मा के लिए सरप्राइज होगा और आपकी मम्मा को बहुत खुशी होगी। अवनी और आरव ने साथ में ताली बजाते हुए कहा, यस, हम मम्मा के साथ उनके कंपटीशन में जाएंगे। फिर वो तीनों तैयार होकर बाहर आए। अमर किचन में रूही के पास गया तो अमर ने देखा कि रूही अब तक तैयार नहीं हुई थी। अमर ने कहा, ये ब्रेकफास्ट का काम मैं देखता हूँ, तुम जाकर तैयार हो जाओ। रूही ने कहा, नहीं, बस 5 मिनट में सब हो जाएगा। अमर ने रूही के हाथ से नाश्ते की प्लेट लेते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं सब देख लूंगा, तुम जाओ तैयार हो जाओ, तब तक मैं नाश्ता टेबल पर लगाता हूँ। रूही जैसे ही किचन से बाहर आई उसने देखा कि आरव और अवनी एकदम तैयार होकर उसके सामने खड़े थे। रूही उन्हें देखकर हैरान हो गई। रूही ने हैरानी से पूछा, तुम लोग इतनी सुबह कैसे तैयार हो गए? तभी अमर भी वहां आ चुका था। अवनी, आरव और अमर ने साथ में कहा, सरप्राइज, आज हम सब साथ में चलेंगे। रूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी छोटी सी अवनी ने कहा, ओहो मम्मा, आप अब तक तैयार नहीं हुई, आज हमें लेट नहीं होना है,
आई एम सो एक्साइटेड टुडे। रूही ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ मेरी दादी अम्मा बस अभी आई। रूही जल्दी से अपने रूम में गई। थोड़ी देर बाद रूही तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ गई। उन चारों ने साथ में नाश्ता किया और वो सभी कंपटीशन हॉल की ओर निकल गए। सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। कंपटीशन शुरू होने ही वाला था, तभी शो की होस्ट ने अनाउंसमेंट की, हेलो एवरीवन, आप सभी का किचन क्वीन के फाइनल राउंड में स्वागत है। आई रिक्वेस्ट कि सभी कॉन्टेस्टेंट अपनी पोजीशन पर आ जाएं। रूही को वो आवाज जानी पहचानी लगी और फिर जब उसने होस्ट को देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि आज फाइनल राउंड की होस्ट कनिका थी। पर रूही ने कुछ ना कहना ही सही समझा। थोड़ी ही देर में रूही और बाकी कॉन्टेस्टेंट अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। कनिका ने शो को आगे बढ़ाते हुए कहा, इतने दिनों में हमने इन सभी कॉन्टेस्टेंट की कुकिंग स्किल्स को देखा है और सभी अपनी अपनी जगह पर बहुत ही उम्दा है, पर आज का जो भी फैसला होगा ये उनके स्किल्स के साथ साथ उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है। कनिका की ये बात सुनकर सभी कॉन्टेस्टेंट के चेहरे पर कंफ्यूजन था। कनिका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं समझे, मैं बताती हूँ। दरअसल आज इन सभी कॉन्टेस्टेंट को एक एक मिस्ट्री बॉक्स दिए जाएंगे और उस मिस्ट्री बॉक्स में जो इंग्रेडिएंट होंगे उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्हें एक स्वीट डिश बनानी होगी। तो लेट्स बिगिन। ऑडियंस ने ताली बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सभी के काउंटर्स पर एक एक मिस्ट्री बॉक्स रखा हुआ था। जब सभी कॉन्टेस्टेंट ने मिस्ट्री बॉक्स उठाकर देखा तो हर किसी के मिस्ट्री बॉक्स में अलग अलग फ्रूट थे और कॉन्टेस्टेंट को उनका इस्तेमाल करके एक स्वीट डिश बनानी थी। लेकिन जब रूही ने मिस्ट्री बॉक्स को ओपन किया तो रूही के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। रूही को मिर्च मिली थी। कनिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी, रूही मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगी। ऑडियंस में सभी ने बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा, भला कोई मिर्च से स्वीट डिश कैसे बना सकता है। ऑडियंस और जज भी थोड़ा घबरा गए कि अब रूही क्या करेगी, पर रूही ने खुद को संभाला। समय शुरू हुआ और सभी ने अपनी अपनी डिशेस बनानी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में सभी ने अपना काम खत्म कर लिया था। फाइनल टेस्टिंग की बारी आई। कनिका जो अब तक ये सोचकर खुश हो रही थी कि रूही कुछ भी नहीं बना पाएगी, वो ये देखकर हैरान थी कि रूही ने एक शानदार डिश बनाई थी। कनिका ने मन में सोचा, रूही तुमने ये डिश बना तो ली है, पर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। सभी जजेस एक रूम में बैठे थे, क्योंकि आज का जो भी नतीजा होगा वो सबसे लास्ट में ही पता लगना था। तो कॉन्टेस्टेंट्स की डिशेस को बटलर जजेस के पास ला रहे थे। तभी रूही की डिश को ले जा रहे बटलर को रोकते हुए कनिका ने उसमें कुछ पैसे और एक प्लेट में केक को देते हुए कहा, तुम रूही की डिश की जगह ये लेकर जाओ। इतने पैसे देखकर बटलर की आंखों में चमक आ गई। उसने कनिका के हाथ से वो डिश ले ली और रूही की डिश को वहीं पर्दे के पीछे छिपा दिया। रूही ने दूर से ही कनिका को ऐसा करते देख लिया था, पर जब तक रूही बटलर तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूही वहीं परेशान खड़ी हो गई। जब अमर ने रूही को परेशान देखा तो उसने रूही से उसकी परेशानी का कारण पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। रूही ने अमर से घबरा कर कहा, मुझे लगता है कि किसी ने मेरी डिश को बदल दिया है, अब मेरा जीतना मुश्किल है। अमर ने गुस्सा होते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर आज विनर तुम नहीं बनती तो भी मेरे लिए तो तुम ही हमेशा विनर रहोगी, तुम परेशान ना हो। रूही ने भी अपने मन में सोचा, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब तो मेरा हारना तय है। कुछ समय में एक जज ने आकर रिजल्ट अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो किचन क्वीन कॉन्टेस्ट की विनर यानी कि हमारी किचन क्वीन है। ऑडियंस में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। कॉन्टेस्टेंट के साथ साथ रूही के भी दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। तभी उस जज ने विनर का नाम अनाउंस किया। इस कॉन्टेस्ट की विनर है हम सब की चहेती रूही। रूही की डिश हम सभी को बहुत पसंद आई और ऐसी यूनिक और टेस्टी डिश हमने आज तक नहीं खाई थी। जैसे ही रूही ने ये बात सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अमर भी बहुत खुश हुआ और उसने रूही को खुशी से हक कर लिया। अवनी और आरव तो खुशी से ताली बजाते हुए कूदने लग गए।
ये हमारी मम्मा जीत गए। जब कनिका ने ये सब सुना तो वो हैरान थी। उसने सोचा, आखिर मेरी इतनी मेहनत के बावजूद रूही कैसे जीत सकती है। मैंने ही रूही के मिस्ट्री बॉक्स को चेंज करके उसमें मिर्ची डाल दी थी। यहाँ तक कि मैंने रूही की डिश को भी बदल दिया, फिर भी रूही को विनर कैसे घोषित कर दिया गया। जजेस ने रूही को स्टेज पर बुलाकर बधाइयां देते हुए क्राउन पहनाया, साथ ही उसे प्राइज भी दिया। जब रूही स्टेज से नीचे उतरी तो उसने अमर से कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। मेरी डिश तो किसी ने बदल दी थी, फिर ये रूही ये सब कह रही थी कि तभी रंजन उन दोनों के सामने रूही के जैसी दिखने वाली प्लेट लेकर आया। रूही समझ गई थी कि उसकी मदद रंजन ने की थी। रूही ने रंजन को मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच। अगर आज आपने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं आज जीत नहीं पाती। रंजन ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उस बटलर को आपकी डिश पर्दे के पीछे छुपाते देख लिया था और मैंने इन जजेस को समझाकर उन तक सही डिश पहुंचा दी। बाकी बनाया तो आपने ही है रूही, और आप अपनी मेहनत से जीती हैं। जब अमर ने यह सुना तो उसने भी रंजन को उखड़े मन से देखते हुए कहा, थैंक्स फॉर योर हेल्प। दूर खड़ी कनिका ये सब देख रही थी। कनिका ने गुस्से से अपना पैर पटकते हुए कहा, रंजन तुमने मेरा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर अब क्या करेगी कनिका? क्या रूही और अमर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? क्या रूही और वीर के बीच के रिश्ते में आई हुई दरार भर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कोई कनिका गुस्से से वहां से निकल गई, क्योंकि उसे पता था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वो सीधे समर्थ के घर पहुंच गई, जहां समर्थ टीवी पर रूही का प्रोग्राम देख रहा था। समर्थ कनिका को देखकर गुस्से में बोला, तुम्हें सचमुच बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? पूरा काम खराब करने के बाद तुम मेरे सामने बिना किसी हिचक के आकर खड़ी हो गई। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो 10 दिन तक अपना मुंह ना दिखाता। कनिका मुंह बनाते हुए समर्थ से बोली, मेरा प्लान बिल्कुल तैयार था, लेकिन पता नहीं कहां से रंजन को इस बारे में पता चल गया और उसने मेरे साथ उल्टी चाल चल दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि रंजन रूही की इतनी मदद क्यों कर रहा है। इतना बोलकर कनिका वहीं पास पड़े सोफे पर बैठ गई। समर्थ टीवी बंद करके रिमोट फेंकते हुए बोला, कैसे कैसे लोगों को रखा है मैंने अपने आसपास, जो मुझे नीचे गिराने का एक मौका नहीं छोड़ते और मेरे दुश्मनों की जिंदगी में तो खुशियां ही खुशियां बढ़ाते रहते हैं। इतना बोलकर वो भी चुपचाप वहीं बैठ गया। अगले दिन अमर सुबह जल्दी ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसने लंच भी नहीं किया था, इसीलिए रूही उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाकर खुद ही उसके ऑफिस पहुंच गई। वैसे तो अमर काफी थक चुका था और उसका सिर दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने रूही को अपने सामने लंच बॉक्स के साथ देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रूही उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ते हुए बोली, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनवाया है, इसीलिए तुम्हें इसे पूरा फिनिश करना ही पड़ेगा। अमर रूही को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आई प्रॉमिस कि मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसके बदले में मेरी दोस्त को मेरे साथ लंच करना पड़ेगा। रूही अमर की बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसके साथ बैठकर लंच करने लगी। लंच करते हुए अमर रूही को देखकर बोला, रूही तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब उस छोटी सी बेकरी से बाहर निकलकर कुछ और बड़ा करना चाहिए? पूरे शहर में लोग तुम्हें जानने लगे हैं, तुम्हें किचन क्वीन के नाम से बुलाने लगे हैं। अखबार में तुम्हारी फोटो है, टीवी पर तुम्हारी न्यूज है। इस बात का तुम्हें फायदा उठाना चाहिए। खाना खाते हुए रूही उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोली, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें बताती हूँ। रूही और अमर को एक दूसरे के साथ ऐसे खाना खाते हुए समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा था। उन दोनों ने खाना खाते हुए इतनी बातें पहले कभी नहीं की थी। दिन ब दिन अब उनके बीच के रिश्ते मजबूत हो रहे थे और कहीं ना कहीं वो अनकहा प्यार भी उनकी बातों में झलकने लगा था। शाम के 4 बजे जब रूही घर लौटी तो सीधे बच्चों के कमरे की तरफ जाने लगी, क्योंकि उसे पता था कि स्कूल से आने के बाद बच्चे थोड़ी देर उसके साथ खेलते हैं। लेकिन रूही जब बच्चों के कमरे में पहुंची तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वहां ना ही बच्चों का स्कूल बैग था और ना ही बच्चे थे। रूही तुरंत बाहर आई और उसने मेड से बच्चों के बारे में पूछा तो मेड हैरानी से रूही की तरफ देखते हुए बोली, मैडम मुझे तो लगा था कि आप बच्चों को लेने गई है,
और बच्चे आपके साथ होंगे, इसलिए मैंने बच्चों के स्कूल भी फोन नहीं किया। उसकी बात सुनकर रूही हैरान होते हुए बोली, मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि मैं लंच लेकर अमर के ऑफिस जा रही हूँ। कम से कम तुम एक बार मुझसे फोन करके पूछ लेती कि बच्चे मेरे साथ हैं कि नहीं। और इतना बोलकर उसने तुरंत बच्चों के स्कूल में फोन लगा दिया। स्कूल की रिसेप्शनिस्ट के फोन उठाते ही रूही हड़बड़ा कर बोली, मैं अवनी और आरव की माँ रूही बोल रही हूँ। अवनी और आरव अभी तक घर नहीं आए, क्या आप बता सकती हैं वो दोनों कहाँ हैं? रूही की बात सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट उधर से बोली, मैम बच्चों की छुट्टी तो 1 बजे ही हो गई थी। जैसे ही उसने इतना कहा तो रूही का दिमाग खराब हो गया। वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत अमर को फोन करके पूरी बात बताई। अमर और रूही अब पूरी तरह से परेशान हो गए थे। उन्होंने हर उस जगह पर फोन कर लिया था जहां बच्चों के होने की थोड़ी बहुत भी गुंजाइश थी, लेकिन बच्चे कहीं भी नहीं थे, न अपने फ्रेंड्स के घर पर और ना ही किसी रिलेटिव के घर पर। अमर हड़बड़ाते हुए रूही से फोन पर बोला, रूही जितना जल्दी हो सके मेरे ऑफिस आ जाओ। कुछ ही देर बाद रूही अमर के पास थी। वो दोनों घबराए हुए से रोड पर इधर उधर बच्चों को ढूंढ रहे थे और स्कूल के आसपास की दुकानों में बच्चों की फोटो दिखाकर उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। रूही ने जैसे ही वो टॉयज वाली दुकान देखी जहां एक बार कनिका बच्चों को लेकर गई थी तो उसके मन में शक पैदा हो गया और उसने तुरंत कनिका को फोन लगा दिया। कनिका के फोन उठाते ही रूही गुस्से से बोली, कनिका तुम फिर से बच्चों को अपने साथ ले गई हो ना? मैंने तुमसे मना किया था कि बच्चों को इधर उधर लेकर मत जाना। कनिका रूही की बात पर चिल्लाते हुए बोली, रूही प्लीज हर बार किसी भी बात को लेकर मेरे पास मत आया करो। मैं नहीं जानती कि बच्चे कहाँ हैं और मुझे इतना शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे बच्चों को स्कूल से पिक करने जाऊं। मैं उनकी आया नहीं हूँ। और इतना बोलकर कनिका ने फोन काट दिया। कनिका के फोन काटते ही रूही की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई। अब तो सच में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमर का चेहरा एकदम से उतर गया था और वो भी हारा हुआ सा चौराहों के बीचों बीच रूही का हाथ पकड़कर खड़ा था। तभी रूही ने नोटिस किया कि अमर का फोन बार बार बजता जा रहा था। वो अमर को देखकर बोली, अमर फोन उठाओ, हो सकता है कि बच्चों के बारे में कोई खबर हो। जैसे ही रूही ने ये कहा तो अमर ने अपनी जेब से फोन निकाला और अननोन नंबर देखकर उसने फोन उठा लिया। जैसे ही उसने फोन उठाया तो उधर से जो आवाज आई उसे अमर अच्छे से पहचान गया था, क्योंकि ये उसी आदमी की आवाज थी जो अमर को बार बार धमकी दे रहा था। वो आदमी हंसते हुए अमर से बोला, मेरे हीरो के बदले में मैंने तुम्हारे पास से कुछ ऐसा चुराया है जो हीरो से भी ज्यादा कीमती है तुम्हारे लिए। तुम्हारे दोनों बच्चे जिनके बिना तुम शायद 2 दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे, अब वो मेरे पास हैं। और हाँ, अब ये मत सोचना कि मैंने उन्हें किडनैप किया है। अरे मैंने तो उन्हें बड़े प्यार से रखा है। जैसे ही उस आदमी ने इतना कहा तो अमर चिल्लाते हुए बोला, अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो मैं फिर ये भी भूल जाऊंगा कि मैं एक इंसान हूँ और सब कुछ साइड में करके मैं तुझे 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। अमर का गुस्सा और उसके आंसू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज वो अपने बस में नहीं था। वो आदमी हंसते हुए अमर से बोला, इतनी भी क्या जल्दी है ये सब करने की? मैं इतना भी खराब नहीं हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों से ज्यादा देर तक दूर रखूं। मैं अभी तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, वहां जाकर अपने बच्चों को ले लो। और हाँ, एक मजबूत जिगर के साथ जाना। क्या पता वहां तुम्हें क्या देखना पड़ जाए, क्योंकि शायद वहां कुछ ऐसा हो जिसके लिए तुम बिल्कुल भी तैयार ना हो। और इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। अमर गुस्से से फोन को देख रहा था, तभी उसे एक लोकेशन का मैसेज आया। उसने लोकेशन ओपन की तो ये शहर के बाहर एक बिल्डिंग की लोकेशन थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। अमर रूही का हाथ पकड़कर भागते हुए बोला, रूही जल्दी से गाड़ी में बैठो, अवनी और आरव का पता चल गया है। रूही भी घबराते हुए अमर के साथ बैठ गई और उसे देखकर बोली, वो दोनों सही तो है ना? कहाँ है वो और किसके पास है? रूही के इन सवालों का जवाब तो अमर के पास भी नहीं था। वो बस सामने रोड पर देखते हुए बोला, रूही इस वक्त मैं कुछ नहीं जानता। और इतना बोलकर वो तेजी से ड्राइव करने लगा। फिर बाद दोनों उस बिल्डिंग के सामने खड़े थे। अमर ने कार के रुकने तक का भी वेट नहीं किया और जल्दी में बाहर निकलकर उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगा। रूही भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वो दोनों जब बिल्डिंग के अंदर आए तो आसपास उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वो एक 50 माले की बिल्डिंग थी और उसमें 2 बच्चों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। अमर रूही को देखकर बोला, रूही जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इतना बोलकर वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे।
फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। दूसरे फ्लोर पर भी अवनी और आरव का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही वो दोनों तीसरे फ्लोर पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर अमर की चीख निकल गई, क्योंकि वहां चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था और वो खून एकदम ताजा था। अमर और रूही चीखते चिल्लाते पूरे तीसरे फ्लोर में बच्चों को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वो वहां भी नहीं मिले। तभी वो दोनों भागकर फोर्थ फ्लोर की तरफ गए, जहां उन्हें खून से सना आरव और अवनी का बैग दिखा। और यहाँ अमर की हिम्मत टूट गई और वो रूही के पैर पकड़कर वहीं बैठकर रोने लगा। वो इतना ज्यादा रो रहा था कि अपनी बात भी नहीं बोल पा रहा था और रूही की धड़कन भी बेकाबू हो गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे यहाँ आकर कुछ ऐसा देखना पड़ेगा। रूही भी ये सब देखकर रोती जा रही थी। काफी देर बाद वो दोनों हिम्मत करके उठे, लेकिन अब उनकी चाल में कोई तेजी नहीं थी। बिल्कुल बेजान होकर वो दोनों फिफ्थ फ्लोर की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि शायद उनके मन में कुछ ऐसा बैठ गया था जिससे उनकी उम्मीद खत्म हो गई थी। लेकिन जब वो फिफ्थ फ्लोर पर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां पर ना ही खून था और ना ही कोई आदमी थे। अवनी और आरव जिस कुर्सी में बंधे हुए बैठे थे उनके मुंह पर टेप लगा हुआ था और वो एकदम सही सलामत थे। उन्हें देखते ही अमर और रूही को जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। वो दोनों एकदम से जिंदा हो गए और भागते हुए आरव और अवनी के पास आए। अमर उन दोनों के मुंह से टेप हटाते हुए बोला, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? और इतना बोलते हुए वो उन दोनों को ऊपर से नीचे तक छूते हुए देखने लगा। आरव और अवनी अपनी दबी हुई आवाज में धीरे से बोले, नहीं पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। उनकी बात सुनकर अमर ने उन्हें अपने सीने से चिपका लिया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अमर अभी थोड़ा रिलैक्स ही हुआ था कि तभी एक बार फिर से उसका फोन बजा। फोन पर उसी आदमी का नंबर देखकर अमर ने अपने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और फिर जैसे ही उसने फोन कान से लगाया तो वो आदमी उधर से बोला, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और ये बिजनेस बंद नहीं किया तो ये सब कुछ सच भी हो सकता है। इसे मेरी झूठी धमकी मत समझना। और इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। फोन कट चुका था, लेकिन अमर के कानों में उस आदमी की बातें गूंज रही थी और वो अपने सामने बैठे रूही, आरव और अवनी को देखकर परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे उनकी बहुत चिंता थी। उधर समर्थ अपने उस ब्लैक रूम में बैठकर नंदिता और कनका के साथ आगे की प्लानिंग बना रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और जैसे ही हेलो बोला तो उधर से एक आदमी बड़ी सधी हुई आवाज में धीरे से बोला, कितना अच्छा हो अगर दो दुश्मन एक साथ मिलकर मजबूत अमर जैसे बिजनेसमैन पर धावा बोल दे। उसकी बातें सुनते ही समर्थ के माथे पर लकीरें आ गई और वो हैरानी से बोला, कौन बोल रहे हो तुम? वो आदमी समर्थ की बात का जवाब देते हुए बोला, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हूं और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। जैसे ही उसने इतना कहा तो समर्थ सामने बैठी नंदिता और कनिका को देखने लगा, जो उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो अमर की जिंदगी में अनदेखा दुश्मन बनकर आया था और बार बार अमर की जिंदगी तबाह करने की कोशिश कर रहा था। कैसे बचाएगा अमर अपने परिवार को एक अनजान दुश्मन से, और क्यों उस आदमी ने समर्थ का सहारा लिया अमर को हराने के लिए? ये जानने के लिए सुनते रहिए